नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली अप्लाइड ज्योग्राफी या अनुप्रयुक्त भूगोल। अब यहाँ पे कई बार जो है अप्लाइड को व्यवहारिक भी हिंदी में बोला जाता है, लेकिन हम ये ध्यान रखेंगे कि व्यवहारिक से कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये बिहेवियरल ज्योग्राफी का भी पार्ट है, इसीलिए इसके लिए हिंदी के लिए अनुप्रयुक्त भूगोल हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बेसिकली ये जो अनुप्रयुक्त भूगोल है ये है क्या। आपने द्वैतवाद में भी पढ़ा होगा कि जो है सैद्धांतिक बनाम व्यवहारिक उपागम का, तो ये बेसिकली वही चीज़ है कि थ्योरेटिकल वर्सेस अप्लाइड ज्योग्राफी। तो यहाँ पे अप्लाइड ज्योग्राफी बेसिकली वो होता है जिसमें मानव समाज के कल्याण के लिए, भूदृश्य का विकास करने के लिए उस क्षेत्र के मानव और वातावरण के संबंधों या उसके अंतर संबंधों को समझा जा सकता है। जैसे पहले मैंने लिखा भी है कि मानव पर्यावरण संबंधों के अध्ययन तथा उससे जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए भौगोलिक सिद्धांतों का प्रयोग अनुप्रयुक्त भूगोल कहलाता है। कहने का ये तात्पर्य है कि भौगोलिक सिद्धांतों का उपयोग यहाँ पे क्या करने में किया जा रहा है, सामाजिक समस्याओं को हल करने में। ये सामाजिक समस्याएं किसी प्रकार की हो सकती हैं, वो भौतिक हो सकती हैं, आर्थिक हो सकती हैं, सामाजिक हो सकती हैं, सैन्य हो सकती हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण से आप समझिए, भूमि कटाव हो गया, ज्वार भाटा हो गया, मृदा अपरदन हो गया, पर्यावरण की समस्या हो गई, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, जनसंख्या वृद्धि हो गया, नगरीकरण से उत्पन्न समस्या हो गया, नगरीकरण से संबंधित अगर कहें तो मलिन बस्ती से रिलेटेड समस्या हो गया। तो इस तरह की जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो अधिवास से हो, तो वो होलिस्टिक व्यू या साकल्यवादी या संपूर्ण रूप से उसको देखता है, समझता है और उसको उसकी दिशा में दिशा निर्देश देता है या निराकरण का प्रयास करता है। प्रारंभ में भी पूर्वी यूरोपीय देशों में या जो सोवियत रूस या अमेरिका में इस तरह के भूगोल के उपागमों का प्रयोग किया जाता रहा है। मतलब मनुष्य अपनी इच्छा को वातावरण पर थोप सकता है, ये प्रारंभ के भी विद्वान मानते थे। हालांकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए उसका अध्ययन किया जाए और साथ ही साथ उस दिशा में प्रयास किया जाए। अब यहाँ पे अगर हम ओवरऑल समझे कि बेसिकली जो अप्लाइड ज्योग्राफी है, अनुप्रयुक्त भूगोल करता क्या है, तो यहाँ पे इस मैप में आप समझ पा रहे होंगे कि मानव और पर्यावरण की संबंधों की पहचान करना सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। कि जब तक आपको समस्याओं के बारे में पता नहीं होगा, आप समस्याओं का निदान नहीं कर सकते हैं, समस्या के बारे में कार्य नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है, मानव पर्यावरण संबंधों की पहचान करता है। वो कैसे, तो उस एरिया का सर्वे करना होगा। जैसे सपोज कि हम छपरा के संदर्भ में अगर बात करें या सारण के संदर्भ में बात करें, तो सारण में अगर समस्या है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें ग्राउंड पे जाके ये देखना पड़ेगा कि कौन सी समस्या है और ये कहाँ से निकल के आएगा। ये तभी निकल के आएगा जब हम उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करें। तो सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है वो है आपका क्षेत्रीय सर्वेक्षण। जो दूसरा पॉइंट है वो है कि जब आप सर्वे करने जाइएगा तो उससे रिलेटेड जो भी समस्या है उससे रिलेटेड आपको आंकड़ा चाहिए। आंकड़ा आपका प्राथमिक भी हो सकता है, कुछ हद तक द्वितीयक भी हो सकता है। तो आंकड़ों का एकत्रीकरण, और तीसरा पार्ट है उस आंकड़ों का प्रदर्शन, विश्लेषण, संश्लेषण या मानचित्रण के माध्यम से दिखाना। जैसे अगर हम दिखाते हैं कि बार डायग्राम में दिखा रहे हैं जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या मेल फीमेल का अनुपात दिखा रहे हैं, लाइन ग्राफ से हमने जनसंख्या बढ़ने का दिखा रहे हैं। ओवरऑल जो ये पार्ट है वो तीनों से क्या होता है, समस्याओं की पहचान होती है किसी सोसाइटी की या किसी क्षेत्र की। और जब समस्याओं की पहचान हो जाती है तो अनुप्रयुक्त भूगोल के योगदान से उसके समाधान हेतु प्रयास किया जा रहा है। एक उदाहरण से हम इस पूरे डायग्राम को समझ सकते हैं। जैसे सारण के पर्यावरणीय समस्याओं में जल प्रदूषण को अगर हम लें और जल प्रदूषण को हमको बताना हो या कहीं ना कहीं जल प्रदूषण के बारे में अध्ययन करना हो, तो उस संदर्भ में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम मान लीजिए कि छपरा के विभिन्न इलाकों में जाएंगे, देखेंगे कि ग्राउंड पे कहाँ कहाँ वाटर लॉगिंग हो रहा है, सीवेज की व्यवस्था है कि नहीं, लोग इसके लिए जागरूक हैं कि नहीं। तो एक प्रॉपर सर्वे करेंगे। सर्वे करके अगर हम एक आंकड़ा निकाल के आते हैं कि कितना कचरा फेंका जा रहा है, कितना वाटर बॉडीज में कचरा फेंका जा रहा है या किस तरह के आधारभूत संरचनाएं विकसित हैं, तो एक जब आंकड़ा आएगा उसका हम विश्लेषण करेंगे तो हमको एग्जैक्ट पता चलेगा, हमको सटीक जानकारी मिलेगी कि जल प्रदूषण की जो समस्या छपरा में है वो क्यों है।
और जब हमको पता चलेगा कि ये समस्या है, चाहे वो सीवेज से संबंधित हो या कचरा निष्पादन से संबंधित हो, तब हम उसके समाधान की दिशा में प्रयास करेंगे। तो जो अनुप्रयुक्त भूगोल है बेसिकली उसका भी यही एम है कि समाज कल्याण के लिए जो भी भूदृश्य हैं उस भूदृश्य के विकास के लिए मानव पर्यावरण संबंधों की पड़ताल करना और उससे संबंधित जो भी समस्या है उसके निराकरण के लिए प्रयास करना। अब अगर हम इसके विकास की बात करें तो ऐसा नहीं है कि इसके विकास जो है, कई जगह ये लिखा मिलता है या कई लोग ये भी मानते हैं कि डडले स्टाम्प के समय इनका विकास शुरू हुआ 60 के दशक में। लेकिन ये भी हम देख लें कि व्यवहारिक भूगोल का प्रारंभ काफ़ी प्रारंभ में भी हो चुका था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद पेरिस शांति समझौता वुडरो विल्सन ने अपना प्रस्ताव रखा था इंक्वायरी के नाम से, उसमें भी मानचित्र में नदी सीमा आदि के प्रभाव का पॉलिटिकली आकलन किया गया था। तो कह सकते हैं कि राजनीतिक भूगोल में उसका प्रारंभ हो था या नहीं था भी, तो कम से कम उसकी चर्चा तो जरूर की गई थी। इसी के साथ ब्रिटिश भूगोल में भी व्यवहारिक भूगोल का शुभारंभ 1930 के बाद माना जाता है। तो डिफरेंट विद्वान थे, चाहे वो डडले स्टाम्प हो गए या जो है आर टेलर हो गए या स्मेल्स हो गए, डिकिंसन हो गए, तो ये सारे लोगों ने कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में काफ़ी योगदान दिया। डडले स्टाम्प ने ब्रिटेन की भूमि, उसके उपयोग और दुरुपयोग पे काफ़ी बड़े चीज़ों का अध्ययन किया और ग्राउंड लेवल पे उसकी समस्याओं की पहचान की। यही जो है कंडीशन, जैसे लास्ट पॉइंट में मैंने लिखा है कि कई सारे ऐसे ज्योग्राफी के उपागम हैं जिनमें ये कॉन्सेप्ट पहले से नहीं थे, जैसे पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट है या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का कॉन्सेप्ट है या रेडिकल ज्योग्राफी में भी जो सामाजिक आर्थिक विषमता का मैप बनाया गया था। ये सारे के सारे जो उपागम हैं या सारे के सारे जो संकल्पना हैं वो अप्लाइड ज्योग्राफी के ही पार्ट हैं और इससे जुड़े हुए हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत प्रारंभ से मानी जा सकती है। जैसे जॉनसन ने भी जो मिलिट्री ज्योग्राफी लिखा उसमें भी मैप के सहारे या डिफरेंट थ्योरीज संकल्पनाओं के सहारे ये बताने की कोशिश की सैनिकों को कि कैसे उससे फ़ायदा हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी जो है वो ये हुआ जब भूगोल में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का यूज़ होना शुरू हुआ, यानी भौगोलिक सूचना तंत्र और सुदूर संवेदन का विकास, वो कहीं ना कहीं आंकड़ों के एकत्रीकरण का जो माध्यम था वो बहुत बड़ा माध्यम बना और उससे क्षेत्रीय सर्वेक्षण और आंकड़ों का एकत्रीकरण साथ साथ होने लगा। जैसे अगर वनों के विनाश की चर्चा करनी हो तो उस पर डिफरेंट ईयर्स के, अगर हम बिहार के संदर्भ में अगर हमको देखना है तो डिफरेंट ईयर्स के मैप ले सकते हैं, या हमें कुछ दिन पहले जो उत्तराखंड में आग लगी थी उसको हम एरियल सर्वे करके भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हासिल कर सकते थे और उसका ग्राउंड लेवल पे यूज कर सकते थे। सेना में भी ये यूज होता है, ट्रैफिक नियमों में भी ये यूज होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं भौगोलिक सूचना तंत्र या रिमोट सेंसिंग के आधार पे वो चीज़ें की गई। उसी आधार पे कोपॉक विद्वान थे ब्रिटेन के, इन्होंने कृषि एटलस तैयार किया। कृषि एटलस में वो कृषि की समस्याओं को, हालांकि इनका एक और कार्य है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्कॉलरशिप पे है, जिन्होंने बताया था कि कैसे जो है उसमें अप्लाइड ज्योग्राफी यूज होता है। तो ये सारे जो डिफरेंट कार्य थे वो कहीं ना कहीं अप्लाइड ज्योग्राफी के विकास की दिशा में एक प्रयास था। इसके अलावे 80 के दशक में इस पर पत्रिकाएँ आनी शुरू हो गई। अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ ने भी ये कहा कि जब हम शोध कर रहे हैं तो जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उसकी जगह अप्लाइड मेथड्स को यूज किया जाए। भारत में भी आर एल सिंह, प्रोफेसर चटर्जी या मोहम्मद शफी का कार्य जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। तो ओवरऑल हम कहें तो व्यवहारिक भूगोल में बेसिकली जो प्रथमतः क्षेत्रीय समस्याओं की पहचान की जाती है, उसके बाद जो उसका सर्वेक्षण किया जाता है, आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, इसके बाद जो है डिफरेंट तत्वों के मध्य संबंध स्थापित करके उसकी समस्याओं को निराकरण का प्रयास किया जाता है। तो विकास भी जो है इसका प्रारंभ से ही कुछ उपागम ऐसे थे जिसमें इसकी संकल्पना निहित थी और बाद के समय में चाहे वो डडले स्टाम्प हुए, जॉनसन हुए या रिमोट सेंसिंग जीआईएस का विकास हुआ, इसका डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ता गया। अब अगर हम बात करें कि इसका एप्लीकेशन, यानी इस ज्योग्राफी की जो ये संकल्पना है उसका प्रयोग कहाँ होता है, तो समस्याएं समाज के हर क्षेत्र में देखने को मिलती हैं और जब समस्याएं हैं तो उसकी समाधान की दिशा में प्रयास करना भी उतनी ही ज़रूरी है। यह देखा जाता है कि संसाधनों का उपयोग जो है कैसे किया जाए, उससे अगर उत्पन्न क्षेत्रीय समस्या है तो उसका निदान कैसे किया जाए। तो ये सारे जो है कहीं ना कहीं व्यवहारिक भूगोल जो है या आप कह सकते हैं अनुप्रयुक्त भूगोल उसमें योगदान देता है। तो क्षेत्रीय विश्लेषण या एरिया के स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
संसाधन का उपयोग, चाहे वो जल संसाधन हो, मृदा संसाधन हो, मिट्टी के कटाव का ही अध्ययन करना है तो कई सारे आंकड़ों के आधार पर हम उसको कर सकते हैं। तो उसके उपयोग हो गए, उसके कंजर्वेशन हो गया। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि उत्तराखंड में कुछ दिन पहले अभी दावानल लगी थी या फॉरेस्ट में आग लगी थी, वो भी कहीं ना कहीं संसाधनों का क्षरण हो रहा था फॉरेस्ट रिसोर्स का। तो उसके संरक्षण प्रबंधन में यूज किया जा सकता है रिमोट सेंसिंग, GIS या अन्य ग्राउंड लेवल पे आंकड़े। नगरीय नियोजन या ग्रामीण नियोजन में भी किया जा सकता है। अर्बन प्लानिंग में देखिएगा तो प्लानिंग और आर्किटेक्चर में काफ़ी प्रयोग होता है ज्योग्राफी भी। तो पर्यावरण संबंधी हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, पुनर्वास हो गया कि अगर हमें पता है कि यहाँ पे आपदा प्रबंधन है या आपदा आ सकती है, ये लोग या ये बस्ती वल्नरेबल है, सुभेद्य है, तो हम उसकी पुनर्वास की दिशा में भी कार्य कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र के प्रादेशिकरण के लिए सीमा सीमांत के आधार पे या अन्य चीज़ों के आधार पे या अन्य जो भी सामाजिक समस्याएं हमें देखने को मिलती है उसके आधार पे जो है हम कहीं ना कहीं अनुप्रयुक्त भूगोल का प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय में भी नॉर्थ अमेरिका चले जाइए या पूर्वी यूरोप या यूरोप के कई सारे भाग हैं, इवन भारत में भी रोजगार के सार्वजनिक निजी क्षेत्र में इसके उपयोग है। जैसे कार्टोग्राफी हो गया, रिमोट सेंसिंग, GIS हो गया, इस तरह के कई चीज़ें हैं। अर्बन प्लानिंग में इसका यूज़ है। तो इस तरह के कई छोटे छोटे कोर्स चलते हैं, डिप्लोमा के हो गए या ग्रेजुएट के हो गए, जो अनुप्रयुक्त भूगोल के कोर्सेज करने के बाद आपको रोज़गार की सुविधाएं होती है। और शोध में भी या रिसर्च में भी अगर हम अप्लाइड फॉर्म को यूज करें तो वो रिसर्च काफ़ी सस्टेनेबल होगा और समाज के लिए बहुत ही बड़ा योगदान साबित होगा। आलोचना इसकी कई आधार पे की जाती है। सबसे बड़ी जो आलोचना इसकी की जाती है वो ये है कि ये जो है एक तरह से सिद्धांत का उपयोग करता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप आंकड़ों के आधार पर सिद्धांत को जनरलाइज कर दीजिए, सामान्यीकरण उसका कर दीजिए तो वो यूज ही हो जाए। लेकिन बहुत हद तक ये आलोचना सही नहीं है। सिद्धांत तभी बनता है, संकल्पना तभी विकसित होती है जब कहीं ना कहीं शोध होता है और उसके हाइपोथेसिस पे बेस्ड होता है। तो ये भी बहुत हद तक इसको समझने की ज़रूरत है। दूसरा, ये आलोचना होती है कि ये तुच्छ वस्तुओं पे या छोटे छोटे परियोजनाओं पे ध्यान देता है। जैसे मान लीजिए कि अभी कहीं पे आग लगा तो फटाक से उसका रिमोट सेंसिंग GIS के थ्रू उसका मैप निकाला गया, उसको फिर डिफरेंट टाइप की स्टडी करके और उसके समाधान की दिशा में प्रयास किया गया। फिर वो कहानी ख़त्म हो गई तो उसको बंद कर दिया गया। तो ऐसी बात नहीं है। समस्याएं चाहे वो छोटी हों या बड़ी हों, सिद्धांत या संकल्पना भी उसी आधार पे आती है। अगर हम बात करें आपदा प्रबंधन की, तो जैसे बाढ़ आता है या सूखा आता है, अगर हम उसके डिफरेंट वे से या डिफरेंट ईयर से हम तुलना करें, उसकी प्रवृत्ति को जानें, तो वो आगे कहीं ना कहीं जो है हमें एक आशंका रहती है या हमें एक डेटा से, उस आंकड़ों के प्रेजेंटेशन से, प्रस्तुतिकरण से ये हम कहीं ना कहीं अंदेशा या दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं कि ये चीज़ें फिर से रिपीट हो सकती हैं। तो उस स्थिति में हम उसका प्रबंधन या मैनेजमेंट और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें अप्लाइड ज्योग्राफी का, तो अप्लाइड ज्योग्राफी बेसिकली अनुप्रयुक्त भूगोल का केंद्र ही जो है वो है ये है कि मानव के समाज के लिए या मानव समाज के लिए एक कल्याण का कार्य करे। और कहीं ना कहीं जो ज्योग्राफी का एक वैसा पहलू जो सिद्धांत में ना हो के व्यवहार में यूज होता है उसको प्रयोग करे और समाज या अर्थ या सामाजिक, आर्थिक और डिफरेंट टाइप की जो मानव और पर्यावरण के संबंधों के परिदृश्य में जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसका हल करे। और यह जो इसका उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं नोबेल उद्देश्य है और कहीं ना कहीं इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वो काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट हैं और इस दिशा में अनुप्रयुक्त भूगोल काफ़ी सराहनीय योगदान देता है। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली अप्लाइड ज्योग्राफी का पार्ट देखा। आई थिंक आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर।